एक्चुअल में पूरे एनर्जी सिस्टम को कैसे समझा जा सके, क्योंकि एनर्जी सिस्टम को समझना विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम है, विद द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हीलिंग के दौरान देखा जाता है कि व्यक्ति का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक बहुत मेजर रूट काउज है कि व्यक्ति के अंदर हीलिंग प्रोसेस जाग जाए, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हीलिंग के दौरान व्यक्ति एक मेडिटेटिव स्टेट, डीपर हीलिंग स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उसके सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो रिलीज होने लगते। लेकिन कोई साइंस अगर 3000-4000 साल चाइना में डेवलप हो रहा है और भारत में डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रुथ है दोनों में, तो एक लिंक बना हुआ है। अगर प्राण की खोज भारत में हुई है तो चाइना में भी उसे ची नाम से प्राण को रखा गया है, जापान में भी उसे खोजा गया, तिब्बत में भी उसे खोजा गया। तो उन्होंने उस डिवाइन फोर्स को समझा, और जिसने इस डिवाइन फोर्स को समझ लिया सर, वो रियल हीलिंग को समझ पाएगा। नेचर खुद को हमसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर बाहर पेड़ है तो हमारे पास लंग्स है, बाहर खूबसूरती है आँख है, बाहर ध्वनि है तो हमारे पास कान है, स्मेल है तो हमारे पास नाक है, चांद और सूर्य है तो हमारे पास ईड़ा और पिंगला खुद को रिप्रेजेंट करता है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयुष जी गुप्ता और बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। इन पॉडकास्ट के जरिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ऐसे विषयों के बारे में, ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करें जो आपके दिल को छुएं और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे विच इज़ मेस्मरिज्म, ह्यूमन मैग्नेटिज्म, नॉन वर्बल हिप्नोसिस और एनर्जी हीलिंग के बारे में। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इसी के लिए आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे गेस्ट का नाम है राहुल कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। आई बिलीव ऑडियंस के जो भी सवाल हैं इन सारी चीज़ों को लेके आज वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, राइट सर? मैं अपनी ऑडियंस को खास कर बता दूं कि आज हम इसमें एक लाइव टेस्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। एंड आई बिलीव आपके जो भी सवाल हैं उस सारे सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट के जरिए मिल जाएगा। राहुल कुमार जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। हमारी ऑडियंस आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने वाली है, हीलिंग से लेके, एनर्जी हीलिंग से लेके, मेस्मरिज्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना होगा। सर, मेरा सवाल यही है कि मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, ह्यूमन मैग्नेटिज्म, नॉन वर्बल हिप्नोसिस और एनर्जी हीलिंग, ये चार चीज़ें हैं। मेरे को नहीं समझ आ रही चारों चीज़ें, लेकिन बेसिक एज एन ऑडियंस अगर हमें समझाना हो किसी को कि ये चारों चीज़ें क्या हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो सर मैं आपको एक बात क्लियर कहना चाहूँगा। वास्तव में ये जो हम लोग ने मेस्मरिज्म, नॉन वर्बल हिप्नोसिस, मैग्नेटिज्म और ह्यूमन मैग्नेटिज्म की बात कही, एक्चुअली एक सिनोनिम्स है, ठीक है, लेकिन सोर्सेज डिफरेंट है, इसलिए इसे अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। लेकिन इसका अगर रूट देखें तो इसका ह्यूमन मैग्नेटिज्म के ऊपर काम करता है, जिसे हम अगर अपने इंडियन टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे इसे ऑरा कहा जा सकता है। ऑरा जो हमारे बॉडी के चारों तरफ जो एक प्रोटेक्शन शील्ड है एनर्जी के रूप में, वो ऑरा है। इसे ही ह्यूमन मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है। एक जर्मन साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ फ्रेंच एंटोन मेस्मर। उनका मानना था, एक्चुअली उनका नाम जो फ्रेंच एंटोन मेस्मर हुआ, मेस्मर से ही मेस्मरिज्म शब्द का वही आया। तो उनका मानना था कि हमारा जो बॉडी है और जितने भी जो पूरा सेलेस्टियल बॉडी है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक इनविजिबल डिवाइन फोर्स जो सारे सेलेस्टियल बॉडी, स्टार, मून्स और जितने प्लैनेट्स हैं सभी को कनेक्टेड किए हुए हैं, सभी को बांधे हुए हैं। हमारा बॉडी, सारे जितने भी जीव जंतु हैं जो लिविंग बींग्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर हम इसको डीपर साइंस में देखें तो ये एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर, बट एस्ट्रोलॉजी इज ऑलटुगेदर अ डिफरेंट फील्ड, आई वुड से। बिल्कुल, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो उनका कहना ये है कि जो भी अगर प्लैनेट्स में मूवमेंट होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे होता है। तो जो फ्रेंच एंटोन मेस्मर थे उनका मानना था कि कहीं ना कहीं अगर बॉडी में किसी भी तरीके से ये मैग्नेटिक फ्लूइड है, इसमें किसी भी तरीके की अगर कोई बाधा आती है, रुकावट आ जाती है, चाहे वो आपके पास ट्रॉमा से हो, आपके एंसेस्ट्रल कार्मिक पैटर्न से हो, आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हो उसकी वजह से, या आप एंसेस्ट्रल से, या किसी भी तरीके की कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमाज हो गए, इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस हो गया, तो ये क्या होता है कि आपके मैग्नेटिक बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर के एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, आपके वाइटल फ्लो को वो डिस्टर्ब कर देता है।
हाँ, क्योंकि हमारा जो जिसे ऑरा कहें, इसके अंदर जो हमारी वाइटैलिटी है वो कंटिन्यूअस एक रिदम में, एक सीक्वेंस में फ्लो हो रहा है। और जब ये जा कर के बीच में जो ट्रॉमास हैं ये ब्लॉक क्रिएट कर देता है, जो कि आपके मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग के कारण बनता है। इसे मेंटल और फिजिकल लेवल पे ही नहीं देखा जा सकता, इसे बहुत लेवल पे देखा जा सकता है। आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, सभी चीज़ें इससे इफेक्ट सारी चीज़ें इससे इम्पैक्ट होती हैं। हाँ, लेकिन उनका एक मानना ये भी था कि कहीं ना कहीं अगर हम इसे मैनिपुलेट करके कुछ खास टेक्निक से, कुछ खास तरीके से हम ह्यूमन मैग्नेटिज्म को, उसके ऑरा को यदि रेगुलराइज कर दे, उसे खास तरीके से अगर हम एक पॉजिटिव तरीके से अगर ट्रीट किया जाए मैनिपुलेट करके, तो हम उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं एंड रिमूव करके फिर से एनर्जी सिस्टम को फिर से बैलेंस किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ द मैस्मरिज्म। और इसी को सिनोनिम्स अगर देखा जाए तो इसे ही ह्यूमन मैग्नेटिज्म कहो या नॉन वर्बल हिप्नोसिस कहो, तीनों चीज़ें सेम। हाँ। तो सर ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तीनों चीज़ें एनर्जी हीलिंग के थ्रू हो रही हैं। हाँ, एनर्जी हीलिंग के थ्रू ही काम करती है सारा ये, क्योंकि ये डीपर पार्ट है एनर्जी हीलिंग का। ठीक है सर, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ बीमारियां हैं जो सही हो सकती हैं, तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स का काम है वो रिप्लेस हो गया है? नहीं सर, डॉक्टर हमारे बेस है, फाउंडेशन है। ये चीज़ें कम्प्लीमेंट्री हो सकती है, जितने भी एनर्जी हीलिंग साइंस है ये कम्प्लीमेंट्री हो सकती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें ग्रोथ है, रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो समय के साथ आएगा। मगर जो हमारा मेडिकल साइंस है वो हमारा फाउंडेशन है, ये चीज़ें कम्प्लीमेंट्री हो सकता है, कभी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। सर, जितना मैंने हीलिंग की जर्नी के बारे में पढ़ा आपकी, बहुत सालों का आपको एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कुछ गॉडली आता है, गिफ्टेड, ऊपर वाले से ने गिफ्ट करा ये चीज़ें, या आप सीखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? कुछ चीज़ें आपको बचपन से ही पता चल जाता है कि आप किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। जी। आप बचपन में ही अगर आपको कोई चीज़ें मैकेनिकल काम करने में आप इंटरेस्टेड हो तो आप लगा सकते हो कि मैं आगे चल के इंजीनियर बनूंगा। मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा कुछ बुक्स थे ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता था। फिर मैंने योगा के ऊपर भी बहुत लंबे टाइम तक काम किया। फिर 2014-15 के आसपास मैंने हीलिंग के ऊपर अपनी किताब लिखी, जिसे कनेक्ट विथ नेचर जो नाम से आया। हाँ, और अभी मैं फ़िलहाल में बहुत सारी ऐसे बुक्स हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअल में पूरे एनर्जी सिस्टम को कैसे समझा जा सके, क्योंकि एनर्जी सिस्टम को समझना विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम है, विद द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हम एक बार में नहीं सी चीज़ों को समझ सकते हैं, हज़ारों साल तक इस पर काम होता रहेगा। बस हम उसके पार्ट हैं, बस उसको पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसके थ्रू मैंने अभी बहुत सारी मल्टीपल बुक्स हैं उसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ। और अभी मैंने फ़िलहाल में हमारे मार्केट में 2 बुक्स अवेलेबल हैं, एक कनेक्ट विथ नेचर एंड दूसरा है ब्रीद लाइक एनिमल्स। अभी मल्टीपल बुक्स पे रिसर्च चल रहा है। ठीक है, दोनों किताबें किस किस के रिगार्डिंग हैं, आप अगर बता पाएँ हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो पहला बुक है हमारा जो कनेक्ट विथ नेचर हुआ सर जी, उसका मेन पर्पस है कि किस तरीके से हम वाइटैलिटी, प्राण के साथ खुद को जोड़ करके इस अस्तित्व में जो ऊर्जा बह रही है उसको किस तरीके से विकसित करें, उसको डेवलप करें और इस नेचुरल फोर्स के साथ कैसे कनेक्ट हों, अर्थात इसके ऊपर आप सवार कैसे हो जाओ। सवार होने का मतलब है कि आप उसके ऊपर किस तरीके से एक फ्लोलेस स्टेट में आ जाओ। जब आपकी ऊर्जा विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है तो आप देखते हो कि आप उस नेचुरल फ्लो के साथ बहने लगते हो, तो एफर्टलेस एक्शन हो जाता है, कम एफर्ट एंड रिजल्ट ज़्यादा। आप नेचर के फ्लो को समझ जाते हो और जीवन में जो चीज़ें हैं वो स्वतः होने लगती है। ये चीज़ें हैं सर। तो कनेक्ट विथ नेचर वास्तव में अपनी वाइटैलिटी को डेवलप करके, प्राण को विकसित करके और प्रकृति के सबसे बहाव के साथ बहना, जिससे हम जीवन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मेंटल एंड फिजिकल लेवल को और अपने सारे लेवल के हीलिंग को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत स्लो हैं आजकल की। अगर हम जनरेशन की बात करें, स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ होता है जेनजी, तो वो इन चीज़ों को आई डोंट थिंक समझ भी पाएगी सर। नहीं, समझ वो बात है, लेकिन हमारा ही काम है सर। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं जो सोसाइटी को बहुत लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट दे रहे हैं। लोग उनकी तरफ
जुड़ रहे हैं। और यही खूबसूरती है कि जिस समय अगर आपके पास सत्य है, ट्रुथ है, तो लोग उसके तरफ आएंगे। आज ना कल वो धीरे 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 आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और मुझे लगता है कि ये साइंस नहीं, मेटाफिजिकल साइंस है, तो कहीं ना कहीं लोग इसके तरफ आज ना कल बहुत अच्छे तरीके से मूव करेंगे। ठीक है सर, साइंस इसको, विज्ञान जो है किस तरीके से इन चीज़ों को देखता है? क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं साइंस के लिए? सर देखो, मैं मानता हूँ कि मैस्मरिज्म और जो नॉन वर्बल हिप्नोसिस है या हिप्नोटिज्म है, बहुत सारी एनर्जी हीलिंग है। साइंस इसको वैलिडेट नहीं करती, कहीं ना कहीं इसको सूडो साइंस कहा जाता है। लेकिन अगर रूट में जाकर के आप देखोगे ना, तो ये मेटाफिजिकल साइंस है सर, मेटाफिजिकल साइंस है। अगर नॉन वर्बल हिप्नोसिस को अगर सूडो साइंस भी कहा जाए, लेकिन डीपर लेवल पे जब इसके प्रैक्टिकल्स के थ्रू लोग गुजरते हैं, देखते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी के एनाटॉमी में, बॉडी के एनर्जी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। हमारा जो, बहुत सारे लोग साइंस को नहीं समझ रहे, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ों को कोट करना चाहूँगा। हीलिंग के दौरान देखा जाता है कि व्यक्ति का पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक बहुत मेजर रूट काउज है कि व्यक्ति के अंदर हीलिंग प्रोसेस जाग जाए, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हीलिंग के दौरान व्यक्ति एक मेडिटेटिव स्टेट, डीपर हीलिंग स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उसके सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो रिलीज होने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, जैसे कार्ल जंग, सिगमंड फ्राइड। उनका मानना था कि जो ज़्यादातर जो शारीरिक और मानसिक समस्याएं होती है, ये सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होती है। ये आपकी वाइटैलिटी को डिस्टर्ब कर देता है, प्राण को डिस्टर्ब कर देता है, उसकी वजह से होते हैं। तो उन्होंने बताया कैथारसिस मतलब या रिलीज, आपके इमोशंस को रिलीज करना। तो कहीं ना कहीं नॉन वर्बल हिप्नोसिस के थ्रू अब जब आप गुजरते हो या इसे आप देखते हो, तो व्यक्ति को इसी स्टेट में ले जाता है, कैथारसिस के स्टेट में। सप्रेस्ड इमोशंस को निकालने का प्रोसेस है। जब सप्रेस्ड इमोशंस बाहर निकल जाते हैं, तो व्यक्ति की जो प्राण है वो संतुलित हो जाता है। तो सर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इसको सूडो साइंस कहते हुए भी ये आपके पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर रहा है। सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक को ये पूरी तरीके से एक बैलेंसिंग प्रोसेस है। इसको साइंटिफिक वेव से सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक कहा जाता है। अगर मैं देखूंगा वैदिक अपने कल्चर से, तो इसे कोई ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी करता है, कोई इसे मेंटल फोर्स एंड वाइटल फोर्स कहता है। ताओइज्म में अगर आप इसे जाकर के देखोगे तो इसे इन यांग फोर्स की बात करता है। तो सत्य जो होता है ना, जो ट्रुथ होता है सर, वो कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, बस हमें जानने की जरूरत होती है। और ये सवाल मैं करने भी वाला था आपसे, क्या इतिहास जो है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे जो टेक्स्ट हैं, क्या कहीं ना कहीं लिंक है इन सब चीज़ों से? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोई अगर ट्रुथ, आज हम लोग इस मॉडर्न एज में है जहाँ पे हम लोग जूम के थ्रू ऑल इंडिया, पूरा वर्ल्ड एक जगह पे आ सकता है, लेकिन कोई साइंस अगर 3000-4000 साल चाइना में डेवलप हो रहा है और भारत में डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रुथ है दोनों में, तो एक लिंक बना हुआ है। अगर प्राण की खोज भारत में हुई है, तो चाइना में भी उसे ची नाम से प्राण को रखा गया है, जापान में भी उसे खोजा गया, तिब्बत में भी उसे खोजा गया। तो उन्होंने उस डिवाइन फोर्स को समझा, और जिसने इस डिवाइन फोर्स को समझ लिया सर, वो रियल हीलिंग को समझ पाएगा। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हिप्नोसिस हमें पता लग गया क्या होता है, हिप्नोसिस और नॉन वर्बल हिप्नोसिस जो होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? यस सर, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिप्नोटिज्म से आज के डेट में परिचित हैं जी। भारत में बहुत सारे, इवन वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग हैं, मास्टर्स हैं जो हिप्नोसिस सिखाते हैं। ठीक है। लेकिन नॉन वर्बल हिप्नोसिस को अगर देखा जाए, तो ये बिल्कुल हिप्नोसिस को रखते हुए भी इसका एक डिफरेंट बैकग्राउंड है जी। इसका जो ओरिजिन है वो जर्मन से हुआ, और जो हिप्नोसिस वर्ड है सर, ये जेम्स ब्रैड ने इंट्रोड्यूस किया था। इनका मेन पर्पस था कि आपके मेंटल प्रोग्रामिंग को ठीक किया जा सके, डिप्रेशन, एंजाइटी और किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल इशू को आपके सबकॉन्शियस गेट को ओपन करके उसके अंदर किसी भी तरीके का पॉजिटिव कमांड डाला जा सके, आपके लाइफ को बेटर बनाया जा सके। इसके लिए बेसिकली आप यूज़ करते हो इंडक्शन मेथड, यूज़ करते हो वर्बल कमांड्स, यूज़ करते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है। लेकिन नॉन वर्बल हिप्नोसिस मैंने कहा जी, तो कहीं ना कहीं लोगों को हिप्नोसिस वर्ड जानते थे, इसीलिए इस वर्ड को लाया गया नॉन वर्बल हिप्नोसिस। लेकिन नॉन वर्बल हिप्नोसिस या मेस्मरिज्म, जो दोनों सेम वर्ड है, ये बिल्कुल अलग है सर हिप्नोसिस से। कहीं ना कहीं एक दूसरे का जंक्शन पॉइंट है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। जो नॉन वर्बल हिप्नोसिस है वो जर्मन साइंटिस्ट फ्रेंच एंटोन मेस्मर ने उसे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये हिप्नोटिज्म से पहले का साइंस है।
होता क्या है सर कि जब आप नॉन वर्बल हिप्नोसिस जैसे साइंस से होके गुजरते हो तो नेचर का एक अपना रिदम है हीलिंग का। हीलिंग नेचर कैसे करती है? व्यक्ति बॉडी जब होती है वो जब रिलैक्स होगा, माइंड आपका रिलैक्स होगा, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा तो वो स्वतः हील करेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर घर की साफ सफाई करनी है तो माँ सबसे पहले अपने बच्चों को सुला देगी ताकि वो अच्छे से साफ सफाई कर सके। तो नेचर जब आपकी बॉडी को हील करना होता है, आपके एनर्जी को हील करना होता है, इमोशंस को हील करना होता है, तो जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं नॉन वर्बल हिप्नोसिस के मेस्मरिज्म के प्रोसेस से, तो नेचर एक ट्रांस जैसी अवस्था में व्यक्ति को धकेल देती है जहाँ पे नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और व्यक्ति हायर डायमेंशन के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब नेचर के साथ व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाता है, तो हीलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो हीलिंग के प्रोसेस में व्यक्ति ट्रांस में जाता है। ठीक है, इसमें हम जो हिप्नोसिस हुआ सर, उसमें हम व्यक्ति की मेंटल प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति के वाइटल फोर्स प्राण को प्रभावित करते हैं और जब उस व्यक्ति के प्राण को प्रभावित करके हील किया जाता है तो व्यक्ति अपने आप ट्रांस जैसे स्टेट में शिफ्ट कर जाता है एंड दैट इज़ ए कॉस्मिक हीलिंग स्टेट। उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, चीज़ें स्वतः होती है जो चीज़ें होती है। सर कितने टाइम के लिए वो ट्रांस कंडीशन में चला जाता होगा? सर ये डिपेंड करता है। कई लोगों पे रिग्रेशन आ जाते हैं। जैसे मान करके चलो कि किसी ने बचपन में कोई अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया जी। और उस सप्रेशन की वजह से आज के डेट में किसी भी तरीके के फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं जी, है ना, जिसकी वजह से वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा है जी। तो बचपन में अगर उसने इमोशंस को दबाया, अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, एंजाइटी को उसने दबाया या किसी भी तरीके के फियर को दबाया, आज जो बीमारियों के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो मेंटल ऑफिस में लेके इतने सारे इश्यूज रहते हैं लोगों को। बिल्कुल सर, तो वो मेंटल जो प्रोग्रामिंग हुआ, आप जब ट्रांस में ले जाओगे तो हो सकता है कि वो जो बचपन में जो चीज़ें दबी हुई थी उस स्टेट में वो बाहर आने लगे। वो रोते हुए बाहर आ सकता है, वो दबाया हुआ जो भावना है आज वो रो करके उसे रिलीज कर देगा एंड जब वो चीज़ें होगी तो वो बहुत कॉस्मिक लेवल पे बहुत बड़ी हीलिंग है, क्योंकि उसने पूरे सफरिंग को ही पास कर दिया, उसने सारे कष्ट को ही, उसने जो पूरा उसका पेन था उसको वो रिलीज कर दिया एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मेस्मरिज्म एंड नॉन वर्बल हिप्नोसिस। और ठीक है, आपकी बातों से जो लग रहा है मतलब आज की जनरेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस हमें हो जाती है, किसी भी चीज़ को लेके लाइफ में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेस्मरिज्म सेल्फ जर्नी है जी। कहीं ना कहीं आप सेल्फ को इवॉल्व करते हो, ठीक है, अपने आप के खुद को समझते हो, अपनी ऊर्जा को विकसित करते हो जी। तब जाकर के आप देखते हो कि कहीं ना कहीं आपके भीतर से एक हीलर डेवलप हो गया। बिल्कुल। आपके भीतर जितनी ऊर्जा होगी, जितनी प्राण होगी, जितनी ज़्यादा आपके भीतर खुद की संभावना विकसित होगी, आप देखोगे कि आपके लाइफ के आसपास चीज़ें खुद ब खुद बदल रहा है। क्यों? क्योंकि खुद बदल रहे हो, एनर्जी बदल रहा है, आपका वाइब्रेशन बदल रहा है, आपका ऑरा बदल रहा है, हर चीज़ें। आप मैकेनिकली क्या कर रहे हो? आप बाहर से चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे हो, आप सटल लेवल पे चीज़ों को बदल रहे हो, बिल्कुल सॉफ्टवेयर बदल रहे हो। जब आपने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया तो आउटपुट बदल जाएगा। तो कई लोग आज के डेट में क्या होते हैं, बाहर की चीज़ों को वो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप भीतर से चीज़ों को चेंज कर दो, बाहर अपने आप चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है सर। एंड आई थिंक यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हम अंदर से अपने आप को चीज़ें सही करेंगे तो बाहर से वो ऑटोमेटिकली। सर मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ मैं, मैनिफेस्टेशन की बात करूँ, पॉजिटिव माइंडसेट और दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये इनसे अलग क्यों हैं? सर कहीं अलग नहीं है सर, इसे समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है जी। आप प्राण का एक नेचर होता है, प्राण एक नॉर्मल वर्ड है ताकि लोगों से कनेक्ट कर सके। प्राण को ही मैग्नेटिज्म कहा जा सकता है, ह्यूमन मैग्नेटिज्म कहा जा सकता है। इसका एक नेचर होता है कि ये जितना ज़्यादा आपके भीतर होगा उतना आपको प्राकृतिक नेचर के साथ आपको ट्यून रखेगा, कनेक्टेड रखेगा। और जितना आप नेचर से कनेक्टेड हो गए, नेचर और आपके बीच में एक फ्लोलेस कन्वर्सेशन चलता रहेगा। आपकी बात नेचर तक चलेगी और नेचर की बात आप तक पता चलेगा। दैट इज कॉल्ड द ट्रू इंट्यूशन। और जब ये ट्रू इंट्यूशन जागता है तो आप अगर बात करो कि आपके साथ नेचर के टेलीफोनिक कनेक्शन है, तो आप जो कहोगे नेचर आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करके देगा। एग्जैक्टली, यस। तो आप मेंटल लेवल पे कोई चीज़ें प्रोग्राम करने से नहीं होता। आपके अंदर उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, उतनी ऊर्जा, वाइब्रेशन होनी चाहिए कि वो चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो सके। और उस अट्रैक्शन के पावर को बढ़ाने के लिए आपके मैग्नेटिक बॉडी को बढ़ाना होगा, आपके प्राण को बढ़ाना होगा। हम लोग इस फील्ड में आते हैं ना
तो इस फील्ड में हम लोग देखते हैं कि हमारे भीतर बॉडी में कुछ एनर्जी सेंटर हैं जिसको ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स कहते हैं। एक ग्लैंड जिसे कहते हैं द ओशियन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा होता है द ओशियन ऑफ मेंटल फोर्स एंड द ओशियन ऑफ स्पिरिचुअल फोर्स। तो जब आपके भीतर मेंटल फोर्स, स्पिरिचुअल फोर्स एंड आपका वाइटल फोर्स तीनों मिल जाता है, मतलब जिधर आपकी बुद्धि जा रही है उधर आपका प्राण भी जा रहा है और उधर आपकी ईश्वरीय शक्ति भी जा रही है, तो वो ट्रू मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। दैट वो चीज़ें आपके लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं लिंक है सारी हाँ, चीज़ें। पूरी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि प्राण एक दूसरे को सभी चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है। सर, जब मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा था कि हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे तो कुछ कमेंट्स ऐसी आई कि ये तो काला जादू है। नहीं सर, जब आप सुपरफिशियल लेवल पे देख सकते हो, आप अपने 5 सेंसेस से नहीं उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो उसे आप काला जादू कहते हैं। वो सॉल्यूशन नहीं है। आप डीपर लेवल पे मेटाफिजिकल साइंस को समझिएगा तो आप देखोगे कि ये ट्रू हीलिंग का एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। वहाँ से आपकी ट्रू हीलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। हीलिंग का मतलब होता है द बैलेंस ऑफ योर एनर्जी, द बैलेंस, द ट्रू बैलेंस, द कोऑर्डिनेशन विद ऑल द थिंग्स अबव अराउंड यू। तो सभी चीज़ों के साथ कनेक्ट, हायर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना ही एक हीलिंग है, ठीक है। सर, जो लव लाइफ होती है या कपल की जो भी जर्नी रहती है, आजकल हम केसेस देखते हैं कि बहुत ख़राब कंडीशन है, डाइवोर्स की कंडीशंस है, हमारी रिलेशनशिप को ये चीज़ें कितनी इम्पैक्ट कर सकती हैं, कितनी सुधार सकती हैं? सर, मैंने आपको बोला कि जो ह्यूमन मैग्नेटिज्म है ये एक्चुअली हमारा जो प्राइमरी फोर्स है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी कोई दो व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे आसपास हमारा ऑरा है, ठीक है। तो जब ये ऑरा, जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलता है तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने बातों से, अपने प्रेजेंस से, अपने माइंडसेट से हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। सटल लेवल पे ये होता है कि जब भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति आपस में मिल रहा होता है तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाले के ऑरा कैसा है। जिस व्यक्ति का ऑरा जितना स्ट्रांग होगा, जितना रिफाइंड होगा, जितना अलाइंड होगा, वो दूसरे को सुपर इम्पोज कर देगा, उसको दबा देगा अपनी ऊर्जा से। तो आपने महसूस किया होगा कि कई लोग के केवल प्रेजेंस ही काफ़ी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब उसके पास होते हो, आप देखते हो कि सामने वाला का प्रेजेंस से ही आप ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस। तो जब आपकी वाइब्रेशन बहुत अधिक होती है ना, मैग्नेटिज्म फोर्स बहुत अधिक होती है, तो आपके केवल शब्द नहीं निकलते, उसके साथ बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा सामने वाले के सब कॉन्शियस लेयर को पेनिट्रेट करती है, कॉन्शियस माइंड को पेनिट्रेट करके सब कॉन्शियस माइंड में एंटर करती है और सामने वाले आपकी बात मानता है, ठीक है। तो जब आपकी ऊर्जा डोमिनेटिंग रहती है, प्राण आपके बहुत विकसित रहते, अच्छे होते हैं, रिफाइंड होते हैं, अलाइंड होते हैं, तो सामने वाला को आप ऑटोमेटिक आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपने अच्छे पर्पस को बता सकते हो, अपने हीलिंग को बता सकते हो, ये चीज़ें हैं। तो जब आप अच्छे पर्पस के साथ रहोगे तो आपका रिलेशनशिप, चाहे आपकी पार्टनर के साथ हो, लव लाइफ हो, किसी भी चीज़ों से, वो चीज़ें सही चलेंगी। जी सर। सर, आई थिंक आप परफेक्ट इंसान हुए इस सवाल का जवाब देने के लिए कि अपना स्ट्रॉन्ग ओरा अगर करना है, लेट्स सपोज मुझे अपना स्ट्रॉन्ग ओरा करना है, मुझे लगे कि अगर मैं किसी से बात करूं तो वो इन्फ्लुएंस हो मेरी चीज़ से, तो क्या इन चीज़ों को पढ़ के स्ट्रॉन्ग ओरा किया जा सकता है? नहीं सर, एक पढ़ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है। नेचर अपने हर काम को एक प्रोसेस के थ्रू करता है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम अपने ऑरा को, हम अपने मैग्नेटिक बॉडी को डेवलप कर सकते हैं, जो आगे चलकर एक हीलर को जन्म देगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी आप लोग के साथ कुछ शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि कुछ ऑडियंस के साथ मैं शेयर करूं कि हम अपने मैग्नेटिक बॉडी को कैसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी आज के डेट में खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से हम काफ़ी मेंटली फिजिकली वीक महसूस कर रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रहा, इंट्यूशन ख़त्म है, सब चीज़ें हम, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्योटिक हो गई है, कुछ हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नेचर के साथ और आपका बीच का कनेक्शन डाइवर्ट हो गया, टूट गया है, वो रिदम में आप नहीं है, फ्लो में नहीं हो। तो इसके लिए मैं आप कुछ टेक्निक बताना चाहूँगा कि हाउ टू इंक्रीज आवर वाइटैलिटी, जो हर आदमी अपने जीवन में कुछ बदलाव करके उन चीज़ों को प्लीज बताइए सर, हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड रहती है ऐसी चीज़ों के टिप्स के लिए। देखिए, पहले ये समझना होगा कि मैं बहुत बिगिनर के लिए बताऊंगा और ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो एक आम आदमी भी खुद के लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर सके, कम से कम अपनी रूटीन तो सुधारे। बिल्कुल। तो सबसे पहला चीज़ होता है द प्यूरिफिकेशन ऑफ द 5 एलिमेंट। वो प्यूरिफिकेशन ऑफ 5 एलिमेंट क्या है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है जी, और सबकी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है।
जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु। लेकिन क्या है, हम पृथ्वी से कोई कनेक्टेड नहीं है, हम 8th फ्लोर पे रह रहे हैं, 10th फ्लोर पे रह रहे हैं। यस यस यस। और ना हमारा और नेचर के साथ और हमारा सॉइल मतलब धरती पे उतरना नहीं है, ठीक है। हमारे रात में या जब भी हम किसी चीज़ों से गुजरते हैं, हमारे बॉडी बहुत सारे नेगेटिव फ्री आयंस रेडिकल्स इमिट करता रहता है, जिससे बॉडी को ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है कि वो जमीन पे चले, ठीक है। तो सबसे पहला अपने अर्थ एलिमेंट को प्यूरिफाई करना है कि आपको सुबह घास पे चलना है, ग्रास पे चलना है, खाली पैर, वो भी ये आपके रेगुलरिटी में, हाँ, ये आपके ग्राउंडिंग करेगा, आपके नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड करेगा, फ्री जो आयंस होते हैं उसको रिलीज करेगा। जब आप सुबह चलते हो ना, तो उस समय एक चीज होता है सनलाइट, जो सुबह का धूप होता है, ये आपके अग्नि तत्व को प्यूरिफाई करता है। जब उस समय आप दौड़ोगे, प्राणायाम करोगे, ब्रीदिंग करोगे, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, उसमें आपका एयर एलिमेंट प्यूरिफाई होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास 5 मिनट 4 मिनट टाइम है, मेडिटेशन कर लो, एटलीस्ट कम से कम सांसों पे ब्रीदिंग कर लो, ये आपके स्काई एलिमेंट को प्यूरिफाई करेगा। एंड ठंडे पानी से तो सबको नहाना चाहिए, जो आपके वास्तव में ये वाटर एलिमेंट को प्यूरिफाई करेगा। इससे पता चलता है कि इस छोटे से रूटीन से आप प्यूरिफाई कर सकते हो। एक तो ये प्रोसेस हो गया। मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि जो मेडिटेशन करेगा, 5 मिनट का भी करे, 10 मिनट का भी करे, वो यूनिफिकेशन विद द यूनिवर्स, सबसे बेस्ट विधि है कि वो आप प्रकृति की ऊर्जा से कनेक्ट होने का। आप हाई वाइटैलिटी डाइट लो, मतलब खान पान पे अपने ध्यान रखो। आप कुछ भी उठा के नहीं खा सकते, ठीक है। जिसमें जीवन ऊर्जा नहीं है उसमें नहीं खाना है। पहले जो भारत के यौगिक ऋषि थे, आज हम लोग फूड कोड देखते हैं पीछे किसी भी सप्लीमेंट की वजह कि क्या क्या मार्क लिया, प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है, क्या है, ठीक है। लेकिन जो हमारा यौगिक साइंस है वो ये कहता है कि आप ये देखो, आप ये चुनो कि सबसे पहले उसके अंदर प्राण कितना है, और जो फल, जो चीज़ें जितनी दिन तक जिंदा रहेगा, ताज़ा रहेगा, उसके अंदर उतनी ज़्यादा प्राण होगी। तो वो डाइट चुनना है। जब इन चीज़ों करोगे तो देखोगे कि लाइफ में डीपर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगी। सर, कहीं ना कहीं योग से इसका रास्ता जुड़ रहा है, जितना मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ। हाँ सर, अगर मैं बताऊँ तो नॉन वर्बल हिप्नोसिस या मैग्नेटिज्म को अगर मैं कहूँ तो ये डीपर स्पिरिचुअलिटी को इवॉल्व करता है। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति है ना नॉन वर्बल हिप्नोसिस से ट्रांस के स्टेट में जाता है ना, तो जो हमारा राजयोग कहता है या पतंजलि योग दर्शन, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात करता है, तो जब ट्रांस में व्यक्ति जाता है तो इसमें एक टर्म कहा जाता है विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस, जो बाहरी दुनिया से कनेक्शन को तोड़ करके सेल्फ की तरफ मुड़ जाना। तो अगर हम प्रत्याहार की बात करें तो प्रत्याहार जो होता है यही बात को कहता है कि बाहरी संसार से कनेक्शन को तोड़ करके सेल्फ की तरफ मुड़ना, भीतर की तरफ मुड़ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रत्याहार को टच करता है एंड अध्यात्म की तरफ, सेल्फ बोलते हैं कॉन्शियस इवोल्यूशन की तरफ, ये पहला। तो जो आप जर्नी है स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रोसेस को पाने के लिए, जिस मेडिटेटिव स्टेट को पाने के लिए, जिस प्रत्याहार के ध्यान और धारणा की स्थिति को पाने के लिए आप अपने जीवन के 25-30 साल लगा देते हो, ठीक है। हम कुछ खास तरीके से, कुछ खास विधियां से व्यक्ति को प्रत्याहार जैसी अवस्था में धकेल देते हैं, और जैसे ही व्यक्ति प्रत्याहार जैसी अवस्था में जाता है उसके बाहर के सेंसेस ब्लॉक हो जाते हैं। वो बाहर के सेंस चीज़ों को नहीं, वो सेल्फ की तरफ मुड़ जाता है। और यही ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ पर जब बाहर से सेंस ब्लॉक हो जाता है तो कर्म बनता नहीं, कर्म क्षय होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, यही चीज़ें। सर आपकी बातों से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रिलीजन से लिंक है, या आई थिंक रिलीजन से लिंक ना होकर स्पिरिचुअलिटी से लिंक है। नहीं सर, देखिए बहुत सारे, कोई रिलीजन नहीं है। जो सुप्रीम फोर्स है उसका कोई रिलीजन नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई रिलीजन नहीं है, वो सभी चीज़ों से परे है, सब में है और सब तरीके से है। जी। लेकिन मैंने कुछ ऐसे टेक्स्ट इसमें पढ़ा है कि इस साइंस के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर ने इस पे रिसर्च किया है, और मुझे पता नहीं आज के डेट में लोग इससे क्यों अवेयर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखोगे परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी, उनका जो बुक है उसको आप देखोगे तो उसमें भी इन चीज़ों का है।
स्वामी विवेकानंद के राजयोग की किताब में भी आप देखोगे, प्रत्याहार में इसमें भी इसका वर्णन किया गया है। कुछ और बहुत बड़े बड़े बुक्स हैं, है ना, टेक्स्ट है जिसमें, और बहुत सारे स्कॉलर ने इस पे काम किया है। ठीक है जी सर। तो आई थिंक आजकल की जनरेशन को इतना बेसिक अवेयरनेस तो होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर। हाँ, मैं बस बोलना चाहता हूँ कि आप अपने ऊर्जा के ऊपर काम करो, प्राण के ऊपर काम करो, चीज़ें अपने आप सुलभ होती चली जाएंगी। सर बॉलीवुड ने ना हमें जो ट्रांस का मतलब बताया है वो बहुत अलग था, लेकिन क्योंकि आप हीलर हैं, बहुत सालों से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ट्रांस का रियल मीनिंग आप शायद बहुत अच्छे से हमें बता पाएंगे। तो सर ट्रांस में ही सारा राज छिपा हुआ है। अगर सारा नॉलेज आप देखोगे तो ट्रांस में ही छिपा हुआ है। ठीक है। बस इसकी कोर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ट्रांस क्या है। ये काफ़ी खूबसूरत वर्ड है। ट्रांस कहो, प्रत्याहार कहो, ध्यान कहो, और बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्तर पे ट्रांस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन जो मैस्मरिक ट्रांस या मैग्नेटिक ट्रांस होता है, ये बहुत हटके होता है सर। ये बिल्कुल अलग होता है। इसको हम मल्टीपल लेयर्स पे समझेंगे सर, है ना, मल्टीपल लेयर्स पे समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रांस क्या होता है। ठीक है। ट्रांस को इस तरीके से कह सकते हैं, द कनेक्शन विद द हायर डायमेंशन। ओके, ठीक है, हायर फोर्स के साथ कनेक्ट होने को ट्रांस कहते हैं। अब आप समझो कि मैं एक लेमैन को जिस समझा रहा हूँ उस तरीके से मैं इस पूरे प्रोसेस को समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई मैस्मरिज्म को समझना चाहता है तो ट्रांस को समझे। बिल्कुल। क्योंकि अगर इसे नहीं समझता है तो वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना। तो हीलिंग के जर्नी में, मैस्मरिज्म के जर्नी में सबसे पहले चीज़ें जो अचीव होती है, की जाती है, वो ट्रांस के स्टेट को लाया जाता है। ठीक है। तो ट्रांस को अगर हम लोग समझेंगे तो ट्रांस एक वास्तव में डीपर मेडिटेटिव स्टेट है, जिस मेडिटेशन के स्टेट को पाने के लिए व्यक्ति सालों तक मेहनत करता है, लेकिन हम कुछ खास तरीके से उस स्टेट को पा सकते हैं। ठीक है। लेकिन ट्रांस को समझने के लिए हमें मल्टीपल लेयर पे काम करना होगा सर। ठीक है। तो पहले इसे समझते हैं, ट्रांस क्या है। मान के चलो कि आपके घर पे एक छोटी सी बाइक भी है, आप उसकी सर्विसिंग करते हो सर। ठीक है। आपके पास कोई भी सामान है, आप उसे साफ़ सफाई करते हो, कमरे की साफ़ सफाई करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी की तरफ देखो, अपने इंटरनल इमोशंस, एनर्जी सिस्टम की तरफ अगर आप मुड़ करके देखते हो तो आप इससे अछूते हो। ओके। हमारा उम्र 50 हो, 30 हो, 20 हो या 60 हो, आज तक हमने अपने भीतर के मन की और एनर्जी सिस्टम की सफाई नहीं की, जिसकी वजह से मल्टीपल तरीके की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्योंकि भीतर चीज़ें सड़ रही है, भीतर से चीज़ें सड़ रही है, गल रही है, और बाहर बदबू आ रहा है, बीमारियों के रूप में, मेंटल फ्रस्ट्रेशन के रूप में, एंजाइटी के रूप में। जी। तो आप छोटे से सामान को भी रखे हो तो उसकी सर्विसिंग करते हो। ट्रांस क्या है? सेल्फ सर्विसिंग। ओके। इट इज़ लाइक द ओपनिंग ऑफ विंडो ऑफ द हीलिंग। ट्रांस में व्यक्ति जैसे ही जाता है, ऐसे मानो कि जैसे उसने 30 साल 20 साल से बंद दरवाजे को खोल दिया, और जैसे ही उसने खोला, भीतर से ताज़ी हवा आएगी और भीतर से जितनी भी गंदगियां हैं वो बाहर अपने आप चली जाएगी। इसको अलग अलग लेवल पे समझने की ज़रूरत है सर। जी। होता क्या है सर, ये बात तो आप समझ रहे होंगे जो अभी मैंने बताया। जी। दूसरा स्टेप ये होता है, अगर इसे और हम लेवल पे समझ सकें, ठीक है, तो मैंने बताया एक प्रत्याहार की घटना होती है। प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, मतलब आपने आपकी कर्मेंद्रियां काम नहीं करती। इट मीन्स बाहर से चीज़ों को इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, टेम्पररी रूप से वो चीज़ें क्या होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है। और जब ये चीज़ें होती, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जब स्लो हो जाती है, तो आपके जो सेंसेस वो भीतर की तरफ, आप सेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं, सब कॉन्शियस माइंड की तरफ आप मुड़ जाते हैं, भीतर की तरफ। और जब वो होता है तो आपसे बाहर कर्म करने का अधिकार खत्म हो जाता है, और जब आप कर्म नहीं करते हो तो कर्म का क्षय होता है, मतलब कर्म खत्म हो जाता है। ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या है? ये सेल्फ हीलिंग मोड है, सेल्फ हीलिंग मोड। बस आपको एक बार व्यक्ति को ट्रांस में ले जाना है। ट्रांस में एक्चुअली क्या होता है कि व्यक्ति या तो अल्फा लेवल या तो थीटा लेवल में, लेकिन मैस्मरिज्म जैसे स्टेट में या नॉन वर्बल हिप्नोसिस में हमारा पर्पस होता है कि किसी व्यक्ति को थीटा स्टेट में ले जाए। एक बार यदि व्यक्ति थीटा स्टेट में अचीव हो गया तो हमारा पर्पस खत्म, अब हायर कॉस्मिक एनर्जी उसको काम करेगी। अब बताओ कि कोई व्यक्ति यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, मेडिटेटिव स्टेट में हो, डिवाइन स्टेट में हो, तो हमारा क्या पर्पस? फिर तो डिवाइन उसको हील करेगा। ठीक है। बिल्कुल। होता क्या है एक्चुअली में कि बिल्कुल ट्रांस एक ऐसी अवस्था है कि जैसे आपने किसी गाड़ी को सर्विसिंग में डाल दिया, अब वो सर्विसिंग में तब तक रहेगा जब तक उसकी एक चीज़ों की सफाई होगी। जी। तो ट्रांस में जब हम होते हैं ना, तो भीतर की चीज़ें अपने आप सफाई हो रही होती है।
एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग राहुल सर, आज हम अपनी ऑडियंस को भी ये लाइव टेस्ट करा के दिखाने वाले बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा जी। अगर आप मुझे सर मेरे को support डर लग रहा है करेंगे वैसे तो लेकिन मैं बिल्कुल, कोशिश करूंगा। डरने की कोई बात नहीं सर, ये काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी रिलैक्स जी, और जी। बहुत एक शानदार विज्ञान है सर। ठीक है, तो हम इस ट्रांस को ही हम समझ रहे हैं अभी ठीक कि है। सबसे पहले जब व्यक्ति जाता है ट्रांस के स्टेट में, ठीक है। तो ये तो मैं बताया कि एक हायर कॉस्मिक स्टेट होता है। हम्म। अब कोई भी व्यक्ति ऑटो हीलिंग स्टेट में रहेगा या कोई भी गाड़ी को आप सर्विसिंग मोड में डालोगे तब तक उसकी सर्विसिंग चलेगी एक एक पार्ट्स की, तो ट्रांस भी ऐसे ही है। जैसे मान करके चलो कि अगर आपके पास मोबाइल है, हमारे पास हमारा मोबाइल हो गया जी। तो ये जब हमारा मोबाइल है अगर ये बार बार हैंग कर रहा है या इसमें बग्स आ गए तो मैं क्या करूँगा, रीसेट कर दूंगा। बिल्कुल। रीसेट करने के दौरान क्या होगा कि इसमें बहुत देर तक, ये कुछ समय तक ये ऑफ रहेगा, लेकिन इसका मतलब है कि भीतर के जो डाटा है वो खुद को क्लीन कर रहा है। वही ट्रांस है सर। एक बहुत लेमैन एग्जांपल से मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा सर। ट्रांस होता क्या है, माना जाता है कि हमारे बॉडी में 80 to 90% जो बीमारियां होती है वो सबसे पहले इमोशनल तनाव की वजह से आता है। कंटिन्यूस एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड ट्रॉमा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होल्ड करता रहता है, बॉडी उसे लेते रहती है, कंटिन्यूस उस हमारे इमोशंस को सप्रेस करते रहती है, भीतर हम उसे दबाए चले जाते हैं। ठीक है, ये एक समय के बाद आप इस मोबाइल को कंटिन्यूस 1 से 1.5 घंटे तक नहीं होल्ड कर सकते हो। यही मोबाइल आपको 10 से 20 kg का लगने लगेगा। बिल्कुल। तो वैसे ही हमारे एनर्जी सिस्टम के साथ होता है कि एक समय के बाद हमारा एनर्जी सिस्टम किसी भी इमोशंस को बहुत देर तक होल्ड नहीं करता, वो चीज़ों को बाहर फेंकना चाहता है, जो मानसिक और शारीरिक और कई तरीकों के अलग अलग परेशानियों के रूप में बाहर आने लगता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे सारी परेशानियों को होल्ड करता रहता है, जैसे ही व्यक्ति ट्रांस में जाता है तो आप ये बात समझो, ट्रांस इज लाइक द ईगो डाइल्यूशन। ईगो डाइल्यूशन का मतलब, जैसे आपको बचपन से कई चीज़ें हैं कि उससे मुझे शिकायत है, उसने मुझे ये तकलीफ दिया, मुझे उसने परेशान किया, या मुझे उससे कष्ट है, या मुझे उसने जीवन में बहुत परेशान किया। ये जो सेल्फ है, ईगो है, उसने सारी चीज़ों को होल्ड कर रखा है। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसे आप छत पे, हमारा जो रूफ है उस पर हम लोग ने कपड़े सुखाने के लिए अपने जो हैंगर लगा के रखते हैं, उस पर आपने इस कपड़े की तरह टांगते चले गए अपने नर्वस सिस्टम पे, सारी परेशानियों, बैगेज लेते चले गए। ठीक है ना सर। तो ये चीज़ें क्या होती है, टाइम के बाद वो चीज़ें स्ट्रेस पैदा करते रहती है। ठीक है, बिल्कुल। अब समझो, जैसे ही ट्रांस क्रिएट होता है व्यक्ति का ईगो डाइल्यूट हो जाता है। तो जिस चीज़ों को आपने पकड़ रखा है मुट्ठी में, ट्रांस लाइक छोड़ रिलीज, सेल्फ जो ईगो होता है वो छूटने लगता है, डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है। तो वो चीज़ें अपने आप रिलीज होने लगती है, और जैसे ही रिलीज होगा सारी की सारी चीज़ें एक कैथारसिस के थ्रू, एक हीलिंग के थ्रू, है ना, जो इमोशनल बर्डन था वो बाहर निकलेगा। इससे मैंने क्या बताया, हैंगर वाला एग्जांपल दिया। हैंगर जैसे ही ढीला होगा, हैंगर जैसे ही ढीला करोगे क्या होगा, सारे कपड़े स्लिप करके गिर जाएंगे, तो जितने इमोशनल ट्रॉमा है वो बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा, विद टाइम इट कम्स विद अ ग्रेट हीलिंग। ठीक है ना, सुन के इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, तो बहुत रियलिटी में जब ये चीज़ें करते होंगे तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस फील करते होंगे। बहुत हमने आपने ये जो भी चीज़ें बताई हैं, हमने अक्सर देखा है कि आदमियों के साथ हम कहते हैं कि वो अपने एक्सप्रेशन छिपाता है, इमोशंस छिपाता है। क्या ये कंडीशंस ऐसी है कि मर्दों में ज़्यादा है या वुमेन में भी आपको होते हैं केसेस? सप्रेशन ऑफ इमोशंस ऑलवेज कम्स विद द डिजास्टर। एक हमेशा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाल देगा। सप्रेशन ऑफ इमोशंस नहीं होना चाहिए। भगवान ने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, उसके थ्रू अपने इमोशंस को रिलीज करते रहिए। ठीक है, चाहे रोते रहिए, चाहे हंसते रहिए, हंसते रहिए, चाहे किसी को सुना दीजिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल गलत किया तो लाइटली मोड पे बता दें। बिल्कुल। सर अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, क्योंकि हम धीरे धीरे करके आ रहे हैं टॉपिक्स पे। तो अब मैग्नेटिज्म बहुत अलग टॉपिक है, किसी को बिल्कुल क्लियरली समझ नहीं आता। अगर लेमन लैंग्वेज में आप बताएं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। देखिए सर, मैग्नेटिज्म को अगर हम कनेक्ट करके बात करें तो मैग्नेटिज्म कहो, ह्यूमन मैग्नेटिज्म कहो, इसके एडवांस जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे, जापानीज मैग्नेटिज्म, गेंडम के बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो अभी हम लोग ने समझ गया कि हमारे ऑरा को, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ड है इसलिए मैग्नेटिज्म इट मीन्स द पावर, द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट। ठीक है, जो हमारा जो आभा मंडल है ना, जो हमारा ऑरा है, ये कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करते रहता है नेचर के साथ। ठीक है, अगर ये कमजोर है, टूटा हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव चीज़ों से इम्पैक्ट होता रहेगा। जैसे हमारा ये बॉडी है, जो हमारा टिश्यू है, ये इंटरनल पार्ट्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हमारा जो ऑरा है ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे एनर्जी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। और जो यूनिवर्स में फ्लोटिंग एनर्जीज हैं,
the energy of blessings, the energy of love, the energy of abundance, the energy of prosperity, the energy of everything, वो कंटिन्यूअस ये मैग्नेटिक फोर्स उसे एक्सेस करता रहता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, जो हमारे प्राण होते हैं, वो 3 जगह पे फ्लो होता रहता है। सबसे पहले हमारे चक्रों में, जिसे सप्त चक्र कहते हैं, है ना, 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान। दूसरी नाड़ियों में, मेरिडियंस में, तो कहा जाता है कि मेरिडियंस के थ्रू हम हीलिंग में इसमें काम देखते हैं, जो एक्वाप्रेशर और एक्वापंक्चर साइंस में होता है। एंड तीसरा जो होता है वो हमारा आभा मंडल होता है, और एक में गड़बड़ी वो तीनों जगह रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक बॉडी है, ये कंटिन्यूअस नेचर के साथ कम्युनिकेट करते रहता है, वो जितने भी एनर्जीज हैं उसको ये एक्सेस करते रहता है। ठीक है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के भीतर इतनी क्षमता नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सामने वाले नेचर के साथ कनेक्ट हो और नेचुरल एनर्जीज को वो एक्सेस कर सके। आप प्रैक्टिस के थ्रू इसे बढ़ा सकते हो अपने मैग्नेटिक फोर्स को। आप कुछ ब्रीदिंग, सीक्रेट ब्रीदिंग्स होते हैं, इसके थ्रू इसको बढ़ा सकते हो। मैनुअली आपको एक लंबे प्रयास के बाद आप अपने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपैंड करो, और जितना ज़्यादा वो एक्सपैंड होगा, इट मीन्स जितनी ज़्यादा आपकी प्राण बढ़ेगी, उतना आप नेचर के साथ कम्युनिकेट करते चले जाओगे। एंड नेचर के साथ जितना कम्युनिकेट करते चले जाओगे, आपकी इंट्यूशन हाई होगी, और आप नेचर से जो मांगोगे वो आप एज ए ब्लेसिंग्स आप पे आएगा। वाह, ठीक है सर, इसके बाद आप प्लीज़ जावानीज मैग्नेटिज्म के बारे में बता दीजिए। क्या ये कंट्री स्पेसिफिक है, जावा की बात कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली जावानीज मैग्नेटिज्म कहा जाता है, तो उसे नाम के थ्रू या मॉडर्न मैग्नेटिज्म भी लोग इसे कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये डीपर स्पिरिचुअल साइंस है। ओके, ये जर्नी ऑफ सेल्फ है। जर्नी ऑफ सेल्फ? हाँ, जर्नी ऑफ सेल्फ है, द जर्नी ऑफ यूनिफिकेशन है। अब इस 2 वर्ड के पीछे मैं सारी बातों को रखूँगा जी। एक्चुअल में मैंने क्या कहा कि कनेक्ट होने के लिए आपको एक लंबे प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। आप रिगरस प्रैक्टिस करो, ब्रीदिंग्स करो, कुछ मेडिटेशंस करो, जिसके थ्रू आप अपनी मैग्नेटिक फोर्स को डेवलप करके यूनिफिकेशन कर सकते हो, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन जावानीज मैग्नेटिज्म में एक खास प्रोसेस, एक खास तरीके के द्वारा, ठीक है ना, मास्टर आपको शक्तिपात देता है, इनिशिएशन देता है, जिससे आपकी मैग्नेटिक बॉडी को खोल दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं बीज रोपना। इट मीन्स सीडिंग। बीज रोपना, ओके, सीडिंग, ओके, सीडिंग। मतलब पॉसिबिलिटी का जो बीज होता है, गुरु ने आपके भीतर डाल दिया, मास्टर ने आपके भीतर डाल दिया। बस कुछ सर्टेन प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत हाई लेवल तक ले जाते हो। ठीक है, और जैसे जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड हाई लेवल तक चले जाता है, आप नेचर के साथ ट्यून होते चले जाते हो। तो माना जाता है कि नेचर्स में जो होता है वो बहुत सारी एनर्जियाँ फ्लोट कर रही है। एक व्यक्ति के लिए पैसा कमाना बहुत संघर्ष हो सकता है, और एक व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो सकता है। ये एनर्जीज है, वाइब्रेशन है। इसीलिए हम लोग जो कंटिन्यूअस मंत्र चैंट करते हैं, या हम लोग जो भी चीज़ें बीजाक्षर चैंट करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो वाइब्रेशन कंटिन्यूअस यूनिवर्स में फ्लोट कर रहा है। और जब ये फ्लोट होता है तो हम खास तरीके से, खास वाइब्रेशन से, खास तरीके के पैटर्न से हम उसे कॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, यूनिवर्स में है। एंड आई थिंक सिर्फ बुद्धिज्म में हमने देखी है चैंटिंग वगैरह, ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो जब ये चीज़ें आप करते हो, जावानीज मैग्नेटिज्म इनिशिएशन के थ्रू करते हो, एक खास आपको प्रोस्पेक्ट दिया जाता है, खास पैटर्न आपको सिस्टम दिया जाता है। तो यूनिवर्स में सर्टेन काइंड्स ऑफ एनर्जी जो फ्लोट कर रही है, जिसके बारे में बताया, तो आपके मैग्नेटिक बॉडी में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी आ जाती है कि आप उस सर्टेन पैटर्न्स के थ्रू, खास टेक्निक के थ्रू उस यूनिवर्सल एनर्जी को कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि कैसे ये प्रोसेस काम करता है। ठीक है, कैसे हम एनर्जीज को, किस किस तरीके के एनर्जीज को कॉल कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को इस तरीके से डिफाइन किया गया है या बनाया गया है कि एक साधारण व्यक्ति भी इसे आसानी से सीख सके और समझ सके। ठीक है सर, तो साधारणतः बहुत सारी एनर्जीज है। द एनर्जी ऑफ स्लीप, अगर किसी व्यक्ति स्लीप, हाँ, अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो नींद की भी ऊर्जा ब्रह्मांड में है, और व्यक्ति उस फंक्शनल एनर्जी को एक्सेस करेगा और उसे नींद आ जाएगी। द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, जिस हैप्पीनेस की एनर्जी के लिए आप परेशान रहते हो, उस एनर्जी को भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। कितना आसान हो जाएगा ये सब चीज़ें अगर लोग इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, जिंदगी कितनी आसान है। सर, ये बात को हम एक लेमैन के थ्रू नहीं समझे और एक स्पिरिचुअल डायमेंशन से देखें तो ये जर्नी है सेल्फ को बढ़ाने का। एग्जैक्टली, सेल्फ को बढ़ाने का है। ठीक है ना, हमारा पर्पस ये नहीं होता है कि हम बार बार चीज़ों को एक्सेस करें। क्यों ना क्यों हम अपनी एनर्जी, मेंटल और वाइटल फोर्स को बढ़ा दें कि हम हमेशा हैप्पीनेस के जोन में रहें। बिल्कुल,
हमेशा एक रिदम में रहें, बिल्कुल ठीक है, हमेशा एक कनेक्टेड फॉर्म में रहें, तो बहुत सारी एनर्जीज हैं, द एनर्जी ऑफ लव, द एनर्जी ऑफ मनी, सारी चीज़ों का है। लेकिन चीज़ें क्या होती है ना कि आप जितना नेचर के साथ विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ प्रैक्टिस, आप जापानीज मैग्नेटिज्म के कुछ सीक्रेट प्रैक्टिसेस जो दिया जाता है उस प्रैक्टिसेस के साथ गुजरते हो तो देखते हो कि कैसे यूनिफिकेशन हो रहा है। यूनिफिकेशन मैंने बताया, यूनिफिकेशन का मतलब एक वर्ड आता है द कंसेप्ट ऑफ मिक्रो एंड द मैक्रो कॉस्मोस। बोला जाता है तत् ब्रह्मांडे यत् पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में उस पिंड में है, मतलब पूरा नेचर खुद से हमें को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, मतलब जो इस सेलेस्टियल बॉडी पूरे ब्रह्मांड में है वो हम में भी है, ठीक है। और ये हम नहीं मानते, ये बहुत सारे रिलीजन इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो हमें से देख रहा है, ठीक है। इस शरीर को मिक्रो कॉस्मोस कहा जाता है, अपने आप में छोटा ब्रह्मांड, इसे मैक्रो कॉस्मोस कहा जाता है। मैग्नेटिज्म के थ्रू इसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, आपके अंदर पॉसिबिलिटी डाल दिया जाता है। और जब ये पॉसिबिलिटी डाल दिया जाता है ना सर, तो धीरे धीरे आप प्यूरिफाई करते हो। जैसे एक घड़ा है, घड़ा में कीचड़ है, कीचड़ में है, आप चांद को देखोगे तो बहुत धुंधला नजर आएगा क्योंकि पूरा गंदा है। लेकिन जैसे जैसे प्यूरिफाई होगा एक समय वही चमक आ जाएगा जो चांद का है, जैसे जैसे वो प्यूरिफाई है। बहुत खूबसूरती से बोली सर आपने। है सर, बहुत वही चीजें हैं। नेचर खुद को हमसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर बाहर पेड़ है तो हमारे पास लंग्स है, बाहर खूबसूरती है आँख है, बाहर ध्वनि है कान है, तो हमारे पास कान है, स्मेल है तो हमारे पास नाक है। अगर चांद और सूर्य है तो हमारे पास ईड़ा और पिंगला खुद को रिप्रेजेंट करता है। पूरा जो बाहर जो चीज़ें हैं पंच तत्व से बना हुआ है। हमारे आयुर्वेद में वात पित्त कफ के रूप में वो चीज़ें आती है। कफ का मतलब जब पानी और जो मिट्टी होता है वो मिल जाता है वो कफ में कन्वर्ट हो जाता है। पित्त जो आग है, तो सारे तत्व हमें खुद में कन्वर्ट करें। धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होते रहता है तो हमारा अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से होता है। और जब अच्छे तरीके से होता है तो एनर्जी कॉल नहीं करते बल्कि एनर्जी के स्टेट में रहते हैं। और यही वास्तव में स्पिरिचुअलिटी का फोर्स है। एक बात और मैं इसमें इस वर्ड के साथ मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअल में जापानीज मैग्नेटिज्म को कहा जाता है, हिंदुइज्म में एक कंसेप्ट आता है अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा जी, हाँ, एक बहुत बड़ी वर्ड है लेकिन मैं फिर भी कहूँगा। कहा जाता है कि द पर्सन हु इज इनलाइटेंड, ठीक है ना, उसके प्रत्येक वर्ड ब्रह्म शब्द होते हैं। वो जो कहेंगे वो ईश्वर की वाणी है। क्यों? क्योंकि वो और यूनिवर्स में कोई अंतर नहीं है, तो पूरी तरीके से वो एक दूसरे के साथ अलाइन है। तो ये जब हम जर्नी सीक्रेट प्रैक्टिसेस के गुजरते हैं ना तो देखते हैं कि भीतर से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये एक छोटा सा एक जापानीज मैग्नेटिज्म के बारे में। सर अब गैंडम के बारे में बात करते हैं, ये भी कुछ अलग होगा इन सभी कॉन्सेप्ट से? तो सर जो फोर्स है, डायनेमिक फोर्स है, वो प्राण है। अब प्राण को अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर दो, अलग अलग रोल दे दो, ठीक है, तो वो अलग चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप प्राण को दे दो ब्लॉकेजेस के थ्रू, ठीक है, मेरिडियंस में ब्लॉक हो गया तो एक्यूप्रेशर से ठीक करेंगे, ठीक है। अलग कई मोडेलिटी आ गए, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, दुनिया भर की बहुत सारी मोडेलिटीज अब हैं, लेकिन सारा का सारा सोर्स प्राण है। बिल्कुल, गेंडम का भी सोर्स प्राण है। लेकिन गेंडम में कुछ स्पिरिचुअल साइंस है जिसको हम बताना चाहेंगे। एक्चुअल में इसे डेवलप किया गया था जावा, जो बहुत सारे इंडोनेशिया में बहुत सारे ऐसे आइसलैंड हैं, अपनी अपनी इनके सामानिज्म के थ्रू, ठीक है ना, अपने अपने कल्चर के थ्रू इसे प्रैक्टिस किया जाता था। इसका पर्पस होता है द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। एक बात इसमें समझने की जरूरत होती है, आप समझना इसको डीपर तरीके से। जो चीज़ें एक साधारण आदमी जो कमजोर है या एक साधारण, वो बाहर की सारी परिस्थितियों से खुद को प्रभावित करता है, बाहर के पंच तत्वों से खुद को प्रभावित करता है, ठीक है। लेकिन जब गेंडम की प्रैक्टिस से गुजरता है, इसके अफर्मेटिव मंत्राज से, इसके सीक्रेट साइंस को जब व्यक्ति समझता है ना, तो वो भीतर से बाहर की तरफ प्रभाव को पैदा करता है। मतलब भीतर से नेचर को बाहर की तरफ वो इम्पैक्ट करता है, बाहर की तरफ प्रभाव को पैदा करता है, जिसमें किसी के सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करना एक बहुत इजी गेम है। इसीलिए इसका एक एडवांस वर्जन ऑफ मेस्मरिज्म भी कहा जा सकता है, जहाँ पे हम कुछ अफर्मेटिव मंत्राज यूज करते हैं, जिसका पर्पस होता है कि अपने कन्वर्सेशन को, अपने इंटेंशन को किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड तक डालना विद द पर्पस ऑफ गुड फेथ, है ना, अपने इंटेंशन को सही पर्पस से किसी व्यक्ति के भीतर डालना। गैंडम पे वो अफर्मेटिव मंत्रास कैसे काम करता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी इस बारे में जानना चाहती है। तो सर गैंडम के अफर्मेटिव मंत्रा क्या होते हैं? जब मंत्र होता है, जब उसको खास रिदम से आप उसको पल्सेट करोगे, वो खास चैंट करोगे, तो वो एक ज्योमेट्री का रूप ले लेता है।
जब मंत्र हम चैंट करते हैं ना तो व्यक्ति का सामने वाला उस मंत्र से अवेयर हो या ना हो, लेकिन उसकी जो एनर्जी सिस्टम है, उसकी सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को समझता है। तो जब गेंडम को हम समझते हैं तो हमारी, जैसे समझो सर कि इस कमरे में वायर है, ठीक है, और स्विच है जी। अगर वायर में करंट है वो अगर कम वोल्टेज का दौड़ेगा, ठीक है, तो आप देखो कितना भी बल्ब करो वो बल्ब धीमा बिल्कुल जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 220 वॉट का अगर करंट चल रहा है तो आप एक स्विच दबाओ अच्छे से जलेगा। तो मंत्राज और फोर्स दोनों साथ में काम करते हैं। आपकी भीतर ऊर्जा, आपकी सेल्फ की ऊर्जा और मंत्र साथ में काम करते हैं। मंत्र इज द स्विच। एक ही ऊर्जा बिजली के रूप में भी कन्वर्ट हो जा रहा है, एक ही ऊर्जा से एसी भी चल रहा है, एक ही ऊर्जा से हीटर भी चल रहा है, एक गर्म दे रहा है, एक ठंडा दे रहा है। तो मंत्र इज द कीवर्ड, ठीक है। तो गेंडम क्या करता है, आपके इनर एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देता है जी। आप भीतर से बाहर की तरफ इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, ठीक है, जिसमें किसी के सबकॉन्शियस माइंड को, किसी के एनर्जी को सही पर्पस से करना एक बहुत आसान काम हो जाता है। इसलिए इसको एडवांस हम लोग मैस्मरिज्म के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन ये डीपर स्पिरिचुअल साइंस है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में, मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ ऐसे हमारे भीतर मेंटल, वाइटल एंड स्पिरिचुअल फोर्सेज होते हैं, उसको ये अलाइन कर देता है, ठीक है। गेंडम एक कनेक्टिंग मंत्र है आपके और नेचर के बीच के संवाद को। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सारे के सारे चीज़ें मैग्नेटिज्म से ही कनेक्टेड हो रही हैं। सर, अब इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी, लेकिन बेसिक सोर्स क्या है इन सारे हीलिंग का? कोई तो सोर्स होगा। प्राणा, जिसने इसे समझ गया, जिसने इसको बढ़ा लिया, जिसने इसके ऊपर काम किया, जिसने इसको अलाइन कर लिया, और जो इसको समझता है वो सभी चीज़ों को, क्योंकि मैंने इतने समय में इसी के ऊपर काम किया है। मैंने देखा, मैंने रेकी देखा, प्राण के ऊपर काम करता है, प्राणिक हीलिंग देखा, प्राण के ऊपर काम करता है, एक्वा प्रेशर, एक्वा पंचर को देखा, तो मुझे समझ में आया कि जो हमारे शरीर में प्राण दौड़ रहा है उसमें इमोशंस रुक जाते हैं, वही बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कैथारसिस को बताते हैं कि अपने इमोशंस को बाहर निकालो, ठीक है। लेकिन एक बात आता है कि मैंने इस साइंस को क्यों चुना, बिल्कुल, ठीक है ना, एक साइंस को क्यों चुना। अभी मैं क्यों इसके बारे में आप लोग से बात कर रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में मैं इस साइंस के बारे में बताने आया। 2 रीज़न है। पहली बात तो बहुत सारे साइंस हैं, एक माला की तरह डिफरेंट डिफरेंट फूल, फ्लावर्स हैं, लेकिन उस सारे फूलों को जो बांधे हुए भीतर से एक जो धागा है वो प्राण है, और जिसने उसे पकड़ लिया वो सारे हीलिंग्स को समझ लिया, ठीक है। लेकिन मैस्मरिज्म को और मैग्नेटिज्म को, नॉन वर्बल हिप्नोसिस को, ठीक है, या जावानीज या गेंडम बोलो, इसको मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहला बात, ये ऑटो हीलिंग पे काम करता है। बस आपको व्यक्ति को नेचर के साथ कनेक्ट कर देना। एक व्यक्ति के पास उसकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ वो सही भी कर सकता है, गलत कर सकता है, लेकिन जिसका हीलिंग करने वाला खुद डिवाइन होगा तो क्या वो गलत कर सकता है? बस मुझे कनेक्ट करना। दूसरा, आप दूसरे हीलिंग में आप एक्सपेक्टेशन से, प्रोबेबिलिटी से बढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो वास्तव में आप वाइटलिटी को देख रहे हो। बिल्कुल। नॉन वर्बल हिप्नोसिस में ना आपने किसी को एक शब्द बोला, न छुआ, लेकिन प्राण के प्रभाव से सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही ट्रांस में चला गया, उस हीलिंग स्टेट में, उस डिवाइन स्टेट में चला गया। तो ये चीज़ है। सर, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मिलेगा आपसे तो वो शायद डर के ना भाग जाए। नहीं सर, शायद वो हमसे बात करे तो कहीं ना कहीं वो डीपर सेल्फ को जान पाए। ऐसा भी हो सकता है। यस सर। सर, कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, क्योंकि इसके बाद हम लाइव टेस्ट करेंगे, जो हम सुपर एक्साइटेड हैं जिस चीज़ के लिए। कुछ हमारी ऑडियंस को कोड देना चाहें आप? मेरा एक छोटा सा एक विचार है, कोट है, जिसमें कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बॉडी को कंट्रोल करते हो तो आपने जीवन को केवल 5% कंट्रोल किया, 95% चीज़ें अपने होगी, खुद ब खुद होगी। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल किया तो जीवन को आप 15% तक कंट्रोल कर सकते हो, फिर भी 85% चीज़ें खुद ब खुद होंगी। लेकिन अगर आपने किसी प्राण को बढ़ाया, अलाइन किया और खुद को अच्छे से रखा तो आप जीवन को 90% तक कंट्रोल कर सकते हो। यही लाइफ का है, तो उसके ऊपर काम करना है। फिर आप देखोगे ट्रू हीलर आ रहा है, आपके भीतर से एक अच्छा हीलर आ रहा है। यस, ठीक है। अभी हमारी ऑडियंस तैयार है लाइव टेस्ट देखने के लिए, तो हम एक लाइव टेस्ट करते हैं सर। सो गाइज, वी आर डूइंग द लाइव टेस्ट हियर नाउ, एंड थोड़ा डर लग रहा है, बट लेट्स सी सर कैसे फील कराते हैं।
ग्रेट। चीज़ें वर्क करती हैं। आई एम नॉट एट ऑल लाइंग, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। पॉडकास्ट पे तो स्पेसिफिकली ये चीज़ें वर्क करी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, कैमरा रहता है, शाई रहता है इंसान, थोड़ा डर रहता है, बट अभी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई माइंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। राहुल जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। हमारी ऑडियंस को बहुत सारे सवालों के आज जवाब मिले हैं। आई बिलीव कि उनके जो भी सवाल थे रिगार्डिंग हीलिंग, रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, कैसे काम करती हैं ये चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्शन है, हम कैसे कर सकते हैं, इनिशियल लेवल पे कैसे शुरुआत करें, आपने बहुत सारे सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। वी बिलीव हम दोबारा से किसी टॉपिक पर, किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे और हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझें और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानने की कोशिश करें। आई बिलीव आपके जो भी सवाल हैं, जो आपके दिल में चल रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी सवालों को जवाब आप निकाल पाएंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।